गुड आफ्टरनून बच्चों। तो बच्चों, हमारी तो अभी फर्स्ट क्लास है उस दिन के सेशन के बाद। बहुत बढ़िया था, बहुत खुश हुए हम सारे। मतलब मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि भाई सबने पार्टिसिपेट किया। मतलब ये बहुत रेयर होता है। आई होप आप सबने भी इंजॉय किया उसमें। राइट, तो थोड़ी देर बाद फिर रखेंगे ऐसा कुछ। अंशुमन, तुम्हारी परफॉर्मेंस से बोर नहीं, थोड़ा ऊपर से निकल गई, लोगों के हाई फाई थी। मैंने तो उसके बाद भी रिसर्च की थी कि भाई क्या 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 आप जो बता रहे हो क्या होता है, कैसे है। उसमें से कुछ पैराडॉक्स थोड़े पुराने हो गए, बाकी तो सही था लेकिन ओवरऑल। बट सबका ओवरऑल बहुत सही था। अब हाँ, हमारी परफॉर्मेंस टीचर्स की पेंडिंग है ना। देखते हैं वो भी कभी तो। ठीक है जी। एक सेकंड बच्चों, करते हैं स्टार्ट। एक तो मैंने उस दिन वाले क्वेश्चंस के आपको आंसर्स भेजने हैं ना, वो मैं आपको भेजूंगा। एक जो पुराने वाले एडवांस्ड क्वेश्चंस थे, उनके भी मैं आज आपको एक बार सॉल्यूशंस भेज दूंगा। उसके बाद वील डिस्कस दोस। ठीक है, अभी सीधा क्लास में नहीं कर रहे। एक बार गो थ्रू द सॉल्यूशंस फिर करेंगे। एक सेकंड बच्चों, मेरे आईपैड को फिर कुछ हो गया। तो आज हम बच्चों नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, रोटेशनल मोशन। सारे लोग हैं नहीं क्या अभी आज? हर्षित, आप बड़े दिनों बाद आए लग रहे हो आज, है ना। आदित्य आ गया। अच्छा, तो बच्चों आज हम शुरू करने लगे हैं। अभी तक कुछ नहीं कराया आदित्य, आपकी परफॉर्मेंस की प्रशंसा कर रहा था मैं। हाँ जी बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे। हाँ आदित्य, तुम्हारी। आशीष ने क्या किया था? मैं आशीष की परफॉर्मेंस मिस कर दी मैंने। अच्छा,
मेरे साथ ना एक्चुअली कोई एक आधा दिन ऐसा निकलता है जो जिस दिन फोन ना मतलब चुप ही नहीं करता। बाई चांस वो दिन ऐसा था, मतलब मेरे उस दिन मतलब सुबह से लेके शाम तक, मतलब मैंने काउंट किया था बाद में, 80 to 85 फोन कॉल्स थे। अरे मेडिकल वाले स्टूडेंट्स, आपको नीट का आइडिया लगा? कैसा था, क्या था? हाँ, रिजल्ट तो चलो बहुत अच्छा आने वाला है ही, नो डाउट। कट ऑफ आई थिंक थोड़ी सी बढ़ेगी पिछले साल से, 560 570 के बीच में होगी। अंशुमन, अंकिता के कितने थे मार्क्स? फिर तो सही है, बहुत बढ़िया। तो बच्चों, एक ना मेडिकल वाले स्टूडेंट्स एक बात समझो प्लीज। पैटर्न ना मतलब चेंज हो गया है ओवर द इयर्स। ये ना बिल्कुल र्यूमर्स हैं कि भाई जो पेपर है एम्स के साथ इंक्लूड हो गया तो टफ हो जाएगा। पता नहीं ये मतलब क्यों र्यूमर्स फैले हुए हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं है। नीट का टेस्ट इजी ही रहेगा। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि यू नीड टू मतलब बी वेरी केयरफुल अबाउट योर सिली मिस्टेक्स। आसान टेस्ट में अगर आप सिली मिस्टेक्स कर दो, आपकी रैंक बहुत पीछे रहती है, जाती है। एंड मतलब नीट के जो फिजिक्स में क्वेश्चंस थे, मतलब वो ऐसे हैं कि मतलब आइडियली तो आपको इस बैच की फिजिक्स की बिल्कुल 1% भी जरूरत नहीं है। मतलब जो नीट में क्वेश्चंस आते हैं ना, वो एक्सरसाइज 0 लेवल के हैं, दैट्स इट। उससे ऊपर कोई भी नहीं है। मतलब जैसे मैं कोई टॉपिक शुरू करता हूँ और मतलब जो मुझे लगता है ना कि यार, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आप सोचो कि भाई मैंने आपको बताया कि फोर्स इज Gm1m2/r²। ठीक है, तो हम तो एग्जाम्पल कहाँ से स्टार्ट करेंगे? मतलब हम कहेंगे कि चल सीधा यार इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन करते हैं, कि भाई इसमें कुछ मजा तो आएगा, है ना, कि जिसमें कुछ बच्चे को सोचना पड़ेगा। नीट ने कैसे क्वेश्चन पूछे हैं? M1 M2 R की वैल्यू दे दी, फोर्स की वैल्यू बताओ। न्यूटन्स लॉज में क्या क्वेश्चन? सोचो आप क्या क्वेश्चन आया होगा। ये फाइंड एक्सेलरेशन। मतलब इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं। और जो थोड़े से सो कॉल्ड मुश्किल नहीं है ना, वो इस तरह से मुश्किल नहीं है कि कुछ कंसेप्ट मुश्किल है। वो तो जैसे थ्योरी बेस्ड ही पूछ लिया कुछ। तो मतलब मेड वाले स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ना मतलब टफ लेवल के क्वेश्चंस पे यू शुड नीड टू स्पेंड ओनली 10% ऑफ योर टाइम। जितना भी फिजिक्स में लगाते हो, 90% ऑफ द टाइम आपका जाना चाहिए एक्यूरेसी प्लस थ्योरी पे।
मैंने आपको पहले भी बोला है कि मॉड्यूल से थ्योरी पढ़ना है, बहुत जरूरी है, ठीक है। केम और बायो के लिए आई थिंक आपके टीचर्स ने आपको बहुत बार बताया ही होगा, एनसीईआरटी, बस जितनी बार एनसीईआरटी पढ़ लो उतनी कम है। मतलब आप फिजिक्स पे बच्चों टफ क्वेश्चंस पे टाइम वेस्ट करना बिल्कुल बंद कर दो, कोई सेंस नहीं है, एब्सोल्युटली। हाँ वो एम ही फालतू का वो था, वो एम्स का लेवल मिक्स कर ही नहीं सकते थे कभी भी इसमें। तो मतलब हम कह देते हैं ना यार, आसान क्वेश्चन था लेकिन सिली मिस्टेक हो गई, मेडिकल यू कांट अफोर्ड दिस। ओके, नहीं 3A 3B मतलब आई वुड से कि आप 3B तो बिल्कुल बंद कर दो। 3A भी मतलब इट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ अदर सब्जेक्ट्स। मतलब जितने तो हम नॉर्मल क्लास एग्जांपल्स के साथ ही कर लेते हैं 3A मोस्टली, उतनी तो चलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अलग से 3B तो बंद कर दो आप। एंड मतलब सारे चैप्टर्स के ऐसे क्वेश्चन थे, ये नहीं कि मैंने आपको चुन के आसान क्वेश्चन बता दिए, मतलब सारे ही आसान थे। ओके, तो बच्चों हम स्टार्ट करने लगे हैं अगला चैप्टर, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन बच्चों जो चैप्टर है, मतलब नाम से ऐसा लगता है कि एज इफ हम कोई सिर्फ रोटेटिंग बॉडी की बात करेंगे, ऐसा नहीं है। द बेसिक एम ऑफ दिस चैप्टर रोटेशनल मोशन जो है, दैट इज कि जैसे आदित्य ने हमें पिछली क्लास में बोला था ना कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट मास मान लेते हैं और उसके हिसाब से ही पढ़ते हैं, तो भाई उसका फायदा क्या हुआ। तो रोटेशनल, और उसमें भी हम कभी ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि बॉडी एक्स में ही जा रही है या वाई में ही जा रही है एंड सो ऑन, राइट। तो रोटेशनल मोशन में हम अब थोड़ा रियल लाइफ सिचुएशन की तरफ बढ़ते हैं। रोटेशनल मोशन का एम ही ये है कि हम जितना हमने अभी तक काइनेमैटिक्स पढ़ा, मतलब मोशन को डिस्क्राइब करना सीखा, जितना हमने डायनामिक्स सीखा, मतलब कॉज ऑफ मोशन की बात की इन टर्म्स ऑफ फोर्स, एनर्जी, मोमेंटम, हम ये सीखेंगे कि इसको कैसे अप्लाई करते हैं फॉर जनरल मोशन, मतलब जहां पे हमें कुछ स्पेसिफाई करने की जरूरत ना पड़े कि बॉडी एक्स में है, वाई में है, क्या है। एंड जनरल ऑब्जेक्ट्स, अब हम वो अपनी कंडीशन ही हटा देंगे कि ऑब्जेक्ट्स पॉइंट साइज है। ठीक है, तो हम जनरलाइज कर रहे हैं अब, ना तो हम मोशन के ऊपर कोई कंडीशन लगा रहे हैं और ना तो हम बॉडी के साइज के ऊपर कोई कंडीशन लगा रहे हैं। तो आप देखोगे बच्चों कि अब हमने वो assumptions हटा दी। अब बच्चों जब हम इस तरीके से जनरलाइज फॉर्म से पढ़ना चाहते हैं, हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं। एक तो ये है कि मैं जनरल ऑब्जेक्ट, जनरल मोशन के लिए नए सिरे से सारी इक्वेशंस, सारा कुछ दोबारा डिराइव करूं, है ना।
और दूसरा तरीका ये है कि हमने जितने कंसेप्ट्स अभी तक पढ़े हैं फॉर पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट्स, हम किसी तरीके से उनको ही यूज करें, राइट? वी विल डेवलप मेथड्स जिनकी हेल्प से हम अपने एग्जिस्टिंग कंसेप्ट्स को ही अप्लाई कर देंगे फॉर सच जनरल केसेस। ठीक है? तो मतलब यू विल स्लोली रियलाइज कि हमने जो अभी तक पढ़ा था वो पढ़ा ही इसलिए था कि हम उसको यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर अप्लाई कर सकें। बिकॉज ऑब्वियसली असली में तो कोई पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट नहीं होता, असली में तो कोई बहुत ही कम 1D या 2D मोशंस होती हैं, सर्कुलर मोशंस भी लिमिटेड होती हैं। तो आप देखोगे कि कैसे मतलब, और मतलब यहाँ पे आप एक तरह से फिजिक्स को अप्रिशिएट कर पाओगे कि किस तरीके से सारा कुछ लिंक्ड है, कैसे हमने जो कंसेप्ट्स पढ़े थे तो हर छोटी छोटी चीज किस तरीके से हमारे काम आएगी और वो जनरल केसेस के ऊपर भी अप्लाई होती जाएगी। ठीक है? सो वी विल डेवलप मेथड्स टू अप्लाई existing concepts to general cases। ठीक है? तो बच्चों द फर्स्ट सच कंसेप्ट इज सेंटर ऑफ मास। ठीक है? तो थोड़ा सा आगे जाके हमें समझ आएगा कि मतलब क्या क्या कितने मेथड्स हैं और वो कैसे कैसे यूज हो रहे हैं। ठीक है? अभी तो हम मान लेते हैं कि हाँ भाई सेंटर ऑफ मास की जरूरत पड़ती है। ठीक है? तो बच्चों जो हम इशू फेस करते हैं जब तो हम एक नॉर्मली एक पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट लें, इसके ऊपर हमने फोर्स m लगाई, एक्सेलरेशन हम कुछ a मानते हैं, हम बहुत इजीली लिख देते हैं F इक्वल टू m में, क्योंकि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है भाई, उसी के ऊपर फोर्स लग रही है, उसी की एक्सेलरेशन लिख दी, कोई चक्कर नहीं है, न्यूटन सेकंड लॉ आराम से अप्लाई हो गया। ठीक है? अब असली में पॉइंट ऑब्जेक्ट्स तो होते नहीं, रियलिटी में किस टाइप की सिचुएशन होती है? रियलिटी में हमारी जो बॉडी है वो कुछ आर्बिट्ररी शेप की हो सकती है, राइट? वो हो सकता है आगे सिर्फ मूव कर रही हो, ऊपर नीचे आगे पीछे, और ये भी हो सकता है कि वो सिर्फ मूव करने की जगह साथ में रोटेट भी कर रही हो, राइट? कोई एग्जांपल बच्चों जहां पे हम ये कह सकते हैं कि एक बॉडी मूव भी करती है और रोटेट भी करती है? अर्थ, व्हील, राइट? फुटबॉल जब आप उसको किक करते हो, क्रिकेट बॉल, वहां पे रोटेशन भी इन्वॉल्व है, नॉर्मल मोशन भी इन्वॉल्व है, राइट? ठीक है आदित्य, जनरल केस हो गया, राइट? तो इसके अंदर तो सारे केसेस कवर हो जाएंगे ना, मोशन भी कवर हो जाएगी, रोटेशन भी कवर हो जाएगी। अब जब हम ऐसा कुछ केस लेते हैं तो डू यू रियलाइज कि ऐसे केस में अलग अलग पॉइंट्स की अलग अलग वेलोसिटीज एंड अलग अलग एक्सीलरेशंस बन सकती हैं?
राइट, चाहे मैग्नीट्यूड वाइज चाहे डायरेक्शन वाइज, different points can have different velocities and different accelerations. तो ऑब्वियसली रोटेशन के हिसाब से मैं देख सकता हूं कि जो बॉडी के राइट वाला पॉइंट है वो नीचे की तरफ जाने की टेंडेंसी है, और जो बॉडी के लेफ्ट वाला पॉइंट है उसके ऊपर की तरफ जाने की टेंडेंसी है, isn't it? तो जब जनरल मोशन आती है, जनरल मोशन के अंदर जो बॉडी के डिफरेंट पॉइंट्स हैं, मैं ऐसे ही कुछ बॉडी पे रैंडमली पॉइंट्स शो कर रहा हूं, they can have different velocities and different accelerations. राइट, तो ऑब्वियसली जो पाथ भी बनेगा वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा बन सकता है अगर हम इंडिविजुअल किसी पार्टिकल का पाथ देखना शुरू कर दें। दूसरा, इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि जब एक बड़ी बॉडी है तो उसके अलग अलग पॉइंट्स पे फोर्सेस लग रही हो बच्चों। जरूरी नहीं है वो सब पे ही लग रही हो, अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग डायरेक्शंस पे फोर्सेस लग रही हो सकती हैं। ये मानते हो? इसका कोई एग्जांपल सोचो कि कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है, उसके अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग फोर्सेस लग रही हो। अर्थ है ना, अर्थ के ऊपर डिपेंडिंग अपॉन कहाँ पे कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है, कहाँ पे कोई छोटा ऑब्जेक्ट है, उसके हिसाब से अलग अलग फोर्सेस आएंगी। फिर जैसे हम वैसा कुछ एग्जांपल लें, जैसे मान लो क्लास के अंदर बेंच लगा हुआ है, बेंच के ऊपर आप बैठे हो, ठीक है, तो बेंच के जो पैर हैं वहां से उस पे अर्थ की तरफ से या फ्लोर की तरफ से ऊपर को नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है ना। बेंच बेंच के हर पॉइंट के ऊपर उसका mg नीचे को लग रहा होगा। बेंच के ऊपर जहां आप बैठे हो, जहां आपकी लेग्स हैं, वहां पे कुछ नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा। जहां पे आप अपने हाथ से दबा के बैठे हो टेबल को, वहां कुछ अलग नॉर्मल रिएक्शन आएगा। जहां कॉपी पड़ी है उसका कुछ और नॉर्मल रिएक्शन आएगा। राइट, तो अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग फोर्सेस लग रही हो सकती हैं, which may or may not cancel out depending on the case. Obviously अगर एक बेंच है तो वो तो रेस्ट पे ही पड़ा है, तो हो सकता है कि अगर रेस्ट पे है तो ऑफ कोर्स कि जितनी भी फोर्सेस लग रही होंगी उन सबका रिजल्टेंट जीरो ही बनेगा। एक कार है, उसमें जो फोर्सेस है उनका रिजल्टेंट जीरो नहीं बनेगा, तो वो डिपेंड करेगा सिचुएशन बेस्ड। तो different points can have different velocities and accelerations, and there can be, एक मिनट बचा।
right? So there can be different forces acting on different points of the body. तो इन सब चीजों को हम अभी तक अवॉइड कर रहे थे, राइट? जब लेते ही पॉइंट ऑब्जेक्ट थे तो ऐसा कुछ चक्कर ही नहीं पड़ता था, एक ही पॉइंट है, उसी की एक्सेलरेशन है, उसी के ऊपर फोर्स है। तो अब आप सोचो कि अगर इस टाइप की बॉडी है, इसके ऊपर अब न्यूटन सेकेंड लॉ कैसे लगाएं? है ना? हमारे माइंड में ये आ सकता है कि चल फोर्स तो चल यार सबका रिजल्टेंट ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वैसा भी हमेशा रिजल्टेंट ही लेते आए हैं। मान लो चल वो ले भी लिया, बट फिर राइट साइड पे एक्सेलरेशन का क्या करोगे? इजंट इट? क्या ये इशू समझ आ रहा है बच्चों? तो आइडियल मेथड क्या होगा? कैसे हम एक बड़े बॉडी के लिए लगाएं? यूज हम अपना पुराना ही मेथड करना चाह रहे हैं। नहीं मतलब हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, मतलब मैं पूरी बॉडी के ऊपर कैसे लगा पाऊंगा सेकंड लॉ? तो मुझे शायद कुछ ऐसा करना चाहिए कि बॉडी को, जैसे आपने मान लो जो मेरे को किसी ने लिखा भी कि चूज अ सेंट्रल पॉइंट ऑन बॉडी, इसका लॉजिक क्या होगा? हम क्यों कर सकते हैं ऐसा? मतलब ये तो कोई कंडीशन नहीं बनी है ना। तो भाई बेसिक मेथड क्या होगा? बेसिक मेथड तो ये होगा कि मैं बॉडी के हर पॉइंट के ऊपर सेकंड लॉ लगा देता हूँ। भाई पॉइंट के ऊपर तो मुझे लगाना आता है कि उस पॉइंट पे जो भी फोर्स लग रही है शुड बी इक्वल टू मास ऑफ दैट पॉइंट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ दैट पॉइंट। ये लिखने में तो कोई गलती नहीं है। बोलो भाई। है ना? उसको किसी तरह कुछ करके देखते हैं। हाँ, मोशन ऑफ वन पार्टिकल इज इन्फ्लुएंसिंग अदर, नो डाउट, बट एनीवेज एक जो भी अगर एक पॉइंट है, अगर मैं उस पर नेट फोर्स लिख सकता हूं, तो चाहे वो एक्सटर्नल फोर्स लग रही हो, चाहे कहीं अंदर से लग रही हो, मतलब कोई दूसरा पॉइंट लगा रहा हो, तो उसके ऊपर मैं न्यूटन सेकंड लॉ तो अप्लाई कर ही सकता हूं, है ना? तो व्हाट वी डू इज वी से कि लेट्स ब्रेक द बॉडी इनटू बहुत सारे पॉइंट मासेस। यस, ये भी है कि हाँ जो पॉइंट्स हैं जब अब मैं ब्रेक करूंगा
तो ये भी इशू है कि वो एक दूसरे के ऊपर भी फोर्सेस लगा रहे होंगे। यस, मैं वो भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो बच्चों हम क्या करते हैं, देखो, नाउ व्हाट वी विल डू इज, ये ऐसे कोई भी एक जनरल बॉडी ली, लेट्स से हमने इसको ऐसे बहुत सारे हजारों पार्टिकल्स में ब्रेक कर दिया, एंड इनमें से हमने कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे एक्सटर्नल फोर्स लग रही है। भाई आप ये भी समझ सकते हो कि जरूरी थोड़ी है कि हर पॉइंट पे ही हम बाहर से फोर्स लगा रहे हो। ये बात मुझे समझ आती है। तो अब जैसे ये जो पॉइंट 1 है बच्चों, इस पॉइंट 1 पे है तो ये बॉडी के अंदर, तो इस बॉडी, इसके ऊपर जो बॉडी के ही बाकी सारे पॉइंट्स हैं वो भी कोई फोर्सेस लगा रहे होंगे। तो F11 ड्यू टू 2, बच्चों डायरेक्शंस आर प्योरली आर्बिट्ररी, ठीक है, उनका कोई रोल नहीं है। आइडली तो ये डेरिवेशन के बिना भी काम चल जाता है, ठीक है, मैं आपको सीधा रिजल्ट बता सकता हूँ, बट मजा नहीं आएगा, मतलब आपको फील नहीं आएगी कि हम कर क्यों रहे हैं ये जो हम कर रहे हैं। कि भाई सेंटर ऑफ मास नॉर्मली जिस तरह होता है कि डिफाइन कर देते हैं कि हाँ जी ये सेंटर ऑफ मास होता है, मतलब मैं वो नहीं करना चाह रहा, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि भाई ये आया कहाँ से सेंटर ऑफ मास जैसी चीज। तो बच्चों मैंने देखो क्या दिखाया है, मैंने दिखाया है कि जैसे पॉइंट 1 है उस पे मैंने दिखा दिया कि उसके ऊपर रेड से दिखा दी एक्सटर्नल फोर्स F1, और ग्रीन से दिखा दी इंटरनल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस मतलब कि जो उसके ऊपर बॉडी के बाकी मासेस जो हैं वो फोर्स लगा रहे होंगे। अब जरूरी भी नहीं है कि हर मास फोर्स लगा रहा होगा, राइट, कि 2 3 5 10 जरूरी नहीं कि सारी फोर्स लगा रहे हैं, बट हमने तो एक जनरल लिख दिया कि चल भाई ठीक है, कि मान लो कि 2 से लेके n तक सारे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे जो 3 है पॉइंट या 2 है, कोई भी ले लो भाई, उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रही। अब 3 के ऊपर जो फोर्सेस लग रही होंगी वो बॉडी के ही बाकी सारे मासेस लगा रहे होंगे। ठीक है, तो मतलब मैं बिल्कुल जनरल बात कर रहा हूँ, हो सकता है फोर्स लग रही हो सकता है ना लग रही हो सकता है कोई जीरो हो सकता है कोई नॉन जीरो, मतलब हमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है। तो F13 ड्यू टू 2, F13 ड्यू टू 4 करते करते F13 ड्यू टू n, ऐसा कुछ बन गया, ठीक है। सो देयर कैन बी मेनी फोर्सेस, राइट, डोंट थिंक कि जो पॉइंट 1 से जुड़ा हुआ है वही उस पे फोर्स लगा सकता है। भाई ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, राइट, वो तो बिना कांटेक्ट के भी लग सकती है। तो मैंने तो जनरल केस मान लिया, राइट, मैंने तो यही मान लिया कि हर पॉइंट 1 पे बाकी सारे पॉइंट्स फोर्सेस लगा रहे हैं, चाहे वो कोई भी फोर्स हो, ग्रेविटेशनल, नॉर्मल रिएक्शन, व्हाटएवर, टेंशन, जैसी भी फोर्स। क्या ये फिगर समझ आता है बच्चों?
तो ये बच्चों मान लिया हमने ओरिजिन, और ये मैंने दिखा दिया पॉइंट 1 का पोजीशन वेक्टर, राइट? क्योंकि कहीं ना कहीं तो हमने देखा है कि रिजल्ट्स डिराइव करने में पोजीशन वेक्टर का रोल आ ही जाता है। ऐसे हम 3 का और हर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बना सकते हैं। बच्चों एक बार फिगर देख लो दोबारा, कोई डाउट है मेरे से पूछ लो। कोई फोर्स आपको लग रहा हो मिस हो गई हो, कुछ और मिस हो गया हो, एनीथिंग? ठीक है जी। तो अब बच्चों मैं 1 की इक्वेशन किस तरह से लिख सकता हूं? मैं 1 के ऊपर लिख सकता हूं F1 प्लस F on 1 due to 2 plus F on 1 due to 3 तो बच्चा ये ना, वैसे तो मैं आइडियली ये कर लेना चाहिए था कि दूसरी फोर्सेस को स्मॉल f से दिखा देते, बट एनीवेज अब ये समझ जाना कि कैपिटल F जो है वो एक्सटर्नल फोर्स है, रेड वाली है ना, और जो ग्रीन वाली फोर्सेस हैं वो इंटरनल फोर्सेस होगी। तो ये किसके इक्वल है? दिस शुड बी इक्वल टू मास ऑफ 1 इनटू द अर्थ फ्रेम और एक्सेलरेशन ऑफ 1, जो कि हमें लिखनी भी नहीं, पता भी नहीं कि क्या होगी, बट होनी तो यही चाहिए। इस रिजल्ट में बच्चों कोई भी डाउट? पूछो बच्चों। बच्चों कुछ यस नो बोलते जाया करो या लिखते जाया करो, थोड़ा पता चलता रहता है कि हो तुम क्लास में। ठीक है, ऐसे ही अब 2 के लिए कैसे लिखेंगे हम? F2 चाहे वो लग रहा है चाहे नहीं लग रहा, राइट, वो 0 हो जाएगा। प्लस F12 ड्यू टू 1 ऐसे हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू मास ऑफ 2 इनटू एक्सेलरेशन ऑफ 2, जिसको बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बताओ सही है कि नहीं? m1 इंटू डी स्क्वायर r1 बाय dt स्क्वायर। करेक्ट। तो अब बच्चों जब हम ये ऐसे सबके लिए लिखेंगे, तो अब बच्चों अब एक जरूरी बात सोचो, मान लो मैंने सारे पार्टिकल्स के लिए ये लिख दिया, ठीक है, एंड मैं ऐड करता हूं,
ठीक है। ऐड मैं क्यों करना चाह रहा हूँ, क्योंकि यार ये तो लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो नेट फोर्स से ही बनेगा ना, नेट फोर्स तो ऐड करके ही बनेगी। What can you comment about the sum of all the green forces? Think carefully and tell me. रेड वाली को तो मैंने चलो ऐसे लिख दिया, 1 + F2 + and so on. ये ग्रीन फोर्सेस का सम वी कैन सी विल बी 0, राइट? बिकॉज जब हम ऐड कर रहे होंगे तो एक F12 बनेगा और एक F21 बनेगा। वो तो थर्ड लॉ के हिसाब से पता ही है हमें कि इक्वल एंड ऑपोजिट होने हैं, वो तो 0 बन गया, राइट? तो ये तो बात बहुत सही हो गई हमारे लिए कि आप ये सोच सकते हो कि ग्रीन फोर्सेस तो निकालनी भी बड़ी मुश्किल थी भाई। बाहर से जो फोर्स लग रही है वो तो चल आराम से हम देख सकते हैं, पता चल सकता है। अब एक बॉडी के ऊपर उसके अंदर वाले पार्टिकल्स क्या फोर्सेस लगा रहे हैं, ये तो बहुत मुश्किल है निकाल पाना, है कि नहीं? तो ऐड करने में सेंस तो लग रही है, और उसमें लेफ्ट साइड पे रिजल्टेंट फोर्स भी बन रही है। बस अब राइट हैंड साइड का देखते हैं थोड़ा सा, अगर कुछ कर पाए तो। ये बन गया m1 d²r1/dt² प्लस m2 d²r2/dt² प्लस सो ऑन। ठीक है। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों, वो क्या है? लेफ्ट हैंड साइड इज नथिंग बट समेशन ऑफ नेट एक्सटर्नल फोर्स। तो ये बच्चों, हम आपको ख्याल होगा कि जब हम न्यूटन सेकंड लॉ लगाते थे तो भी हम यही कहते थे कि भाई नेट एक्सटर्नल फोर्स ही लेनी है, इंटरनल फोर्स नहीं लेनी। और ये अब हमें दिख रहा है कि शायद एक बड़े ऑब्जेक्ट के लिए भी हम ऐसे ही लिख पाए कि भाई नेट एक्सटर्नल फोर्स ही लिख लें, दूसरी लिखने की जरूरत ना पड़े। अब बच्चों हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड पे भाई m1 m2 जो मासेस हैं वो तो कांस्टेंट ही हैं, तो उनको मैं चाहे डिफरेंशिएशन के अंदर लिखूं चाहे बाहर लिखूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वी राइट दिस एज प्लस ऑन।
ठीक है। अब हम ये भी चाहते हैं कि यार अगर कुछ मास इनटू एक्सेलरेशन जैसा ही बन जाए फिर तो मजा ही आ जाएगा, क्योंकि सेकंड लॉ हमने पढ़ा ही ऐसे है ना। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड पे नेट एक्सटर्नल फोर्स है तो राइट हैंड साइड पे किस टाइप का मास आए तो सही लगेगा हमें, बताओ। बोलो भाई। टोटल मास, है ना। तो ठीक है भाई, टोटल मास बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करते हैं, 1 मिनट के लिए इसको टोटल मास से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। अब बच्चों हम क्या करते हैं कि जो डिनोमिनेटर वाला मास है उसको भी डिफरेंशिएशन के अंदर ले जाते हैं। तो इसको हम इस तरह लिख देते हैं। यहां तक अगर कुछ भी डाउट है प्लीज आस्क। हाँ मतलब हमें बेसिकली ये जो एक्सप्रेशन है इस पूरे का सेकंड डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बच्चों आपने मुझे याद नहीं है, 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है सबने, सीबीएसई आईसीएसई। ओके, क्या उसमें सेक्शन फॉर्मूला जैसा कुछ पढ़ा है? कुछ ऐसा था ना कि एक लाइन है उसको m/n में डिवाइड करना है ना, तो कुछ वो बन जाता था m2, नहीं क्या था, m1x1 प्लस n2x2 ओवर m1 प्लस n1 टाइप्स, कुछ ऐसा होता था ना। तो अगर हम ध्यान से देखें, ये जो अंदर डिफरेंशिएशन के अंदर जो टर्म है m1r1 प्लस m2r2 ओवर प्लस mnrn, दिस इज सम टाइप ऑफ पोजीशन वेक्टर, राइट। कुछ ये बहुत सारे वेक्टर्स को हम जैसे मैथ्स में हम वेटेड एवरेज की बात भी करते हैं, है ना, m1 x1 प्लस m2 x2 ओवर m1 प्लस m2 टाइप्स कुछ। तो ये हमने जो लिखा है, ये जो क्वांटिटी है, ये बहुत सारे वेक्टर्स की कुछ एवरेज टाइप है। और इसको करके फाइनली तो कोई पोजीशन वेक्टर ही आएगा, इजंट इट।
ये कुछ ना कुछ तो आर वेक्टर ही बनेगा ना, न्यूमरेटर में भी आर वेक्टर आ रहा है, मतलब न्यूमरेटर में मास है, डिनोमिनेटर में मास है, वो फाइनली तो कट जाएगा। तो वो किसी ना किसी जगह का, किसी ना किसी पॉइंट का तो पोजीशन वेक्टर ही बनेगा ना फाइनली, है ना। चाहे इसको हम सिंपल ऐसे सोच लें कि यार मास मास फाइनली तो कटेंगे ही, चाहे हम इसको ऐसे सोच लें कि सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से कोई ना कोई तो कोऑर्डिनेट्स ही आ रहे हैं, चाहे हम इसको वेटेड मीन के हिसाब से सोच लें कि कोई ना कोई वेक्टर्स का हम मीन ले रहे हैं, तो फाइनली तो एक वेक्टर ही आएगा, है ना। तो इसको बच्चों हम डिफाइन कर देते हैं एज कि ये जो पोजीशन है पोजीशन वेक्टर ऑफ सीएम, ठीक है, वेयर दिस सीएम इज सेंटर ऑफ मास। तो ऐसा कहने से बच्चों हमारे पास क्या बन गया, हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी बॉडी के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स इज मास into d square by dt square of RCM, या फिर सेकंड डेरिवेटिव का क्या मतलब हुआ, एक्सेलरेशन ही हुआ। तो F net external is mass into acceleration of CM। तो भाई कंक्लूजन ये निकला हमारी सारी कहानी का कि अगर आप ऐसा एक पॉइंट ले लेते हो तो इस केस में अगर आप एक बॉडी के ऊपर पुराने वाला न्यूटन सेकंड लॉ ही लगा देते हो, F इक्वल टू एम ए, पॉइंट मास वाला, तो भाई एक्सेलरेशन तो आएगी कोई, बट ये जो एक्सेलरेशन आ रही है ये कोई सेंटर ऑफ मास पॉइंट की आ रही है, ठीक है। कि अगर आप F नेट अपॉन मास कर देते हो तो जो एक्सेलरेशन आएगी भाई वो सेंटर ऑफ मास की, ठीक है। सो दिस इज ट्रू फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बॉडीज, कोई इस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अभी हमने सिर्फ है ना, एंड अभी तक हमने सिर्फ इसको मैथमेटिकली समझा है कि भाई अगर आप हाँ मतलब ये जो डेरिवेशन की है इसमें हमने ये माना है कि मास कांस्टेंट है, हर पार्टिकल का जो भी मास है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं कर रहा है ना, तभी हमने उसको डिफरेंशिएशन के मतलब अंदर बाहर किया था। तो ये हमने डिफाइन किया है, हमने इस टर्म को बोल दिया, मतलब ये जो m1r1 अपॉन m1 प्लस m2 जो सारा एक्सप्रेशन है, हमने इसको एज सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बोल दिया। हमें ये पता था कि यार कोई ना कोई पॉइंट की तो पोजीशन बनेगी, तो वो जिस पॉइंट की पोजीशन बन रही थी हमने उस पॉइंट को बोल दिया एज सेंटर ऑफ मास।
ठीक है, क्यों बोला अभी समझ आएगा आगे। तो आप देखो हर जगह ही हम ऐसे कर रहे हैं, याद है हमने सेकंड, हम क्या करते हैं पहले बना लेते हैं डेरिवेशन, और उस डेरिवेशन के हिसाब से फिर हम जो बनती हैं टर्म्स उनको कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं। जैसे हमने वर्क एनर्जी में किया था कि सारा कुछ कर करा के हमने कह दिया यार लेफ्ट हैंड साइड को वर्क बोल दो, राइट हैंड साइड को एनर्जी बोल दो। ऐसे ही हमने इम्पल्स मोमेंटम में किया था कि भाई लेफ्ट साइड को इम्पल्स बोल दो, राइट साइड को मोमेंटम बोल दो, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे हमने कर करा के देखा कि यार चलो कि ये जो बन रहा है एक जो बड़ी सी टर्म है उसको बोल दो एज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, स्टिल हमें कोई फिजिकल फील नहीं आई है अभी तक कि भाई ये सेंटर ऑफ मास होता क्या है, बट हाँ हमें इतना समझ आ जाना चाहिए कि भाई हाँ अगर हम कोई बड़ी बॉडी के ऊपर भाई टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास कर दें बिना सोचे, तो एक्सेलरेशन जिस पॉइंट की आएगी वो पॉइंट सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है, भी कोई इमेजिनरी पॉइंट है सेंटर ऑफ मास, उसकी एक्सेलरेशन आ जाएगी। हमें ये भी समझ नहीं आ रहा अभी कि इसका फायदा क्या हुआ कि भाई कोई तो अजीब सा पॉइंट है उसकी एक्सेलरेशन आ गई, है ना, कि उसका क्या करेंगे हम, वो देखते हैं आगे। बट अभी के लिए हम इतना कहते हैं कि भाई इसकी आएगी, किसी की तो आई, है ना। आपको बच्चों याद है जब हम न्यूटन लॉस कर रहे थे, वहां पे मैं कई बार आपको क्वेश्चंस देता था कि जैसे 3 ब्लॉक्स हैं उन पे फोर्स लग रही है, उसमें आप लोग कई बार शॉर्टकट मारते थे कि आप कहते थे कि चल कि सर टोटल मास ले लेते हैं सीधा आंसर आ जाएगा। याद आ रहा है। तो मैं वहां पे थोड़ा सा आपको कहता भी होता था कि चल कि दूसरे तरीके से तो आना चाहिए कि हाँ, बट चल ठीक है निकाल लो, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों। हाँ, ना तो एक तरीका तो था कि भाई इंडिविजुअल बॉडीज का एफबीडी बनाओ, है ना। दूसरा है कि सीधा लिख दिया फोर्स अपॉन टोटल मास, है ना, जिससे हमारा काम चल गया। तो एक बार मुझे देख के बताओ क्यों चल गया काम। ऊपर वाले एक्सप्रेशन से मुझे देख के बताओ कि इस क्वेश्चन में सीधा काम कैसे चल गया, ये रिजल्ट लिख के फोर्स अपॉन टोटल मास अलग अलग एफबीडी क्यों नहीं बनाना पड़ा। ध्यान से सोचो बच्चों।
मैंने तब बच्चों आपको बताया भी था कि कब लगा सकते हैं, कि चलो इस केस में लगा लिया करो। रीजन इज नॉट कि इंटरनल फोर्सेस विल कैंसल आउट, वो तो ठीक है, वो तो चलो होंगी। सो यस, रीजन इज कि एक्सेलरेशन सेम है। आप ऊपर वाले रिजल्ट में देखोगे कि जब एक्सेलरेशन सेम बन जाती है, जब हर पॉइंट की एक्सेलरेशन सेम है, तो सीएम की भी वही एक्सेलरेशन आ जाएगी। ठीक है, इसलिए काम चल गया था। ठीक है, बट अब से हमने ये ध्यान रखना है कि भाई जब आप किसी बॉडी के ऊपर टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास करते हो, तो वो एक्सेलरेशन ऑफ सीएम देता है। ठीक है, विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू द एक्सेलरेशंस ऑफ इंडिविजुअल बॉडीज। क्या ये बात समझ आ गई बच्चों? ओके, तो अब हम सेंटर ऑफ मास की बच्चों डेफिनेशन लिख लेते हैं। मैथमेटिकली तो हमने निकाल लिया कि क्या है। तो मतलब जो इसकी वैसे डेफिनेशन है, हम ये कह देते हैं कि इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट at which entire mass of the body can be assumed to be concentrated। ठीक है, और वो भी क्यों? फॉर द सेक ऑफ अप्लाइंग एनएलएम। कि भाई कोई बड़ी सी बॉडी है, आपने उसके ऊपर वैसे तो अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग फोर्सेस लग रही हैं, अलग अलग एक्सेलरेशंस हैं, तो बस आपने मन में ही ये सोच लिया कि यार इस सारी बॉडी को तो इग्नोर कर दिया, उसकी जगह बस कोई एक सिंगल पॉइंट के बारे में मान लिया, एक सिंगल पॉइंट को कह दिया कि यार इसके ऊपर सोच लेते हैं कि सारा मास भी इस बॉडी पे वहीं पे है और सारी फोर्सेस भी वहीं पे लग रही हैं, तो भाई उस पॉइंट की एक्सेलरेशन आ जाएगी। ठीक है, तो बच्चों अगेन ये बात तंग कर रही होगी अभी कि इसको निकाल के फायदा क्या हुआ, मतलब ये तो कोई पता नहीं कौन सा पॉइंट है जिसकी इमेजिनरी तो पॉइंट है, उसकी एक्सेलरेशन हमने निकाल दी, तो उसको क्या फायदा हुआ? देखेंगे हम। उल्टा सोचो, किसी एक पॉइंट की तो एक्सेलरेशन निकली ना, आगे देखेंगे कि अगर एक की निकली है तो क्या उससे हम औरों की भी निकाल सकते हैं क्या? ठीक है, ठीक है,
तो यहाँ से हमने देख लिया कि ये उसकी पोजीशन है। तो बच्चों ये पोजीशन लेनी कहाँ से है? मतलब आप ओरिजिन कहीं भी ले सकते हो, ठीक है। ओरिजिन पे नहीं डिपेंड करेगा कि पोजीशन कहाँ आएगी। मतलब आप चाहे अ, मतलब ओरिजिन बॉडी के अंदर लो चाहे बाहर लो, कहीं भी लो, जो सेंटर ऑफ मास की जहाँ पे पोजीशन आनी है वो तो वहीं पे ही आएगी। हाँ, सेम ही आएगा। मतलब लेटस से उसको उससे सोचो ना कि जब आप किसी रेशो में डिवाइड करते हो तो वो पॉइंट वहीं पे ही आएगा ना बॉडी के ऊपर हमेशा। नॉर्मली हम ऑब्वियसली ऐसा ही पॉइंट चूज करना चाहेंगे जिसके हिसाब से पूछा गया क्वेश्चन में। मतलब मान लो क्वेश्चन में ये कहा है कि M1 से बताओ सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या है, तो आप ओरिजिन M1 को ही ले लोगे, है ना। तो ये बच्चों सेंटर ऑफ मास जो है कहीं पर भी हो सकता है। मतलब ये भी जरूरी नहीं है कि वो बॉडी के ऊपर ही लाया करे। हमने कहीं पर भी ये कंडीशन नहीं लगाई या निकाली कि सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर ही हो। वो तो इस एक्सप्रेशन से आएगा, वो जहां मर्जी आए। ठीक है। एंड ये एक पॉइंट अभी लिख लो, हम आगे देखेंगे कि जो यूनिफॉर्म बॉडीज होती हैं उनके लिए जो CM है इट coincides with geometric center। ठीक है जी। एंड बच्चों यहां से अगर हम इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर दें तो उससे वी कैन सी कि VCM क्या बन जाएगा बताओ बच्चों, इसको डिफरेंशिएट करके।
अरे बाप रे, ये क्या लिखा है तनवीर? कॉम्प्लेक्स सा, ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉइड वाले सेंटर्स। मेरा मतलब जो सिंपल सेंटर होता है यार, जो जैसे सर्कल का सेंटर, डिस्क का सेंटर, स्क्वायर के केस में जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स होता है, ठीक है। ट्राइंगल के केस में सेंट्रॉइड आएगा। ठीक है जी। तो VCM जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे क्या बन जाएगा? M1 V1 प्लस M2 V2, राइट। एंड जब हम इसको फर्दर डिफरेंशिएट कर देंगे, ये बन जाएगा। ठीक है, तो वी विल सी कि हमें तीनों को यूज करना पड़ता है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके, तो एग्जांपल देखो बजाओ। क्या कर रहे हो दत्ता जैन? इससे आसान क्या होगा?
हाँ बच्चों, बताओ भाई फटाफट। वरुण, तुम नहीं दिख रहा चैट पे, क्या चक्कर है? बताओ भाई, आस्था, श्रेया। तो ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो एक्ससीएम क्या हो गया? राइट। हाँ बच्चों, सबको क्लियर हो गया कि नहीं? बताओ ये क्वेश्चन कहाँ आया था? कौन से पेपर में आया होगा? प्रीवियस ईयर। कल के नीट में, परसों के। हम्म, तो मतलब मैंने वही देखा कि मतलब मैं उस लेवल के क्वेश्चन से एग्जांपल स्टार्ट भी नहीं करता हूँ जिससे मतलब उन्होंने क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो मेडिकल वाले बच्चों, फिजिक्स में तो आप बिल्कुल आराम कर सकते हो। कोई एब्सोल्युटली टेंशन ही नहीं है। नॉन मेड वालों को भी आएंगे आगे नज़ारे देखना। तो बच्चों वैसे ऑब्वियस है बट लिख लो है ना 1% कि बिकॉज ऑफ दिस रिजल्ट हम इंडिविजुअली। इतना आसान नहीं होना चाहिए मतलब।
इतने आसान में गधे घोड़े सब बराबर हो जाते हैं। मतलब बच्चों ने 2-2 घंटों में खत्म कर लिया था पेपर पूरा। सिद्धार्थ, जब मैं कहता हूँ एग्जैक्ट, उसका मतलब ये नहीं है कि आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस डाल दो, उसका मतलब है फ्रैक्शन में लिख दो।
हो गया सबका? सिंपल आसान है, जिन्होंने भेजा है सबने ठीक भेजा है। ओरिजिन मेंशन्ड है क्वेश्चन में। अब यार ऐसे क्वेश्चंस में आप लोग कैसे गलतियां कर सकते हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं, जो आप कोऑर्डिनेट्स बताओगे कोई तो ओरिजिन के हिसाब से ही बताओगे। तुम तो फिर अगर अब इसमें भी गलतियां कर रहे हो फिर तो वही बात है, वो मारो मुझे मारो वाली बात ही है फिर। क्या आंसर बना भाई? नहीं, मैं मीम्स नहीं देखता, मैं तो वो जो हमने टीचर से वाली वीडियो बनाई थी उसके अंदर ये यूज किया हुआ था, इसलिए पता है मुझे। हाँ, इसीलिए पता है मुझे। मतलब मैंने वीडियो में देखने के बाद फिर देखा यूट्यूब पे कि हाँ भाई ऐसा कुछ भी है। चलो भाई, ठीक है, दैट्स इट। प्लीज रिवाइज दिस वेरी थॉरली। ओके। एज सच डेरिवेशन का बच्चों काम कोई नहीं है, कहीं यूज नहीं होगी, ठीक है। मतलब इवन इफ यू नो दीज रिजल्ट्स, दीज आर मोर देन सफिशिएंट फॉर ऑल केसेस। मैं होमवर्क आपको अभी मैसेज करूंगा देख के। फिर करते हैं आगे, राइट। चलो। हाँ, मॉड्यूल में अभी अपलोड करवा रहा हूँ। आप कलेक्ट भी कर सकते हो बच्चों जाके कल से, ठीक है, अगर अभी नहीं मिले मुझे पता नहीं। ठीक है। ओके बच्चों, बाय।